Hello friends, I welcome you all to ACE Exams General Studies। मेरा नाम संतोष है। मैं 7 ईयर्स से टीचिंग कर रहा हूँ स्कूल चिल्ड्रंस और 4+ ईयर्स से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन एंड टीचिंग कर रहा हूँ। इसका जो हमारा टॉपिक है वो 69th बीपीएससी क्वेश्चन पेपर है, आंसर्स के साथ जो उसके ऑफिशियल आंसर की से हमने मिला रखा है। और ये सेशन रेलेवेंट किस किस के लिए है? वो सारे स्टूडेंट जो 70th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं फॉर स्टैटिक जीएस पोर्शन यूपीएससी का, क्योंकि जैसे आपको पता चल चुका है यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। अभी वो एनालिसिस के साथ फैक्ट भी मांगता है, डीएसएसबी और डिफरेंट एसएससी के एग्जाम। अब आपको सोच रहे होंगे कहाँ बिहार का एग्जाम, कहाँ डीएसएसबी एंड एसएससी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो बिहार का या बीपीएससी का एग्जाम मॉडल है या क्वेश्चन पेपर मॉडल है, वो दो बुक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, एक एनसीईआरटी और दूसरा ल्यूसेंट। और ये दोनों बुकें आपके डीएसएसबी हो, एसएससी हो कि डिफरेंट एग्जाम्स हो, उसमें बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता है। आपको इस सेशन से क्या मिलेगा? आपको करंट ट्रेंड पता चलेगा कि बीपीएससी क्या पूछ रहा है, और आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स का पता चलेगा। अगर आपका एग्जाम इन 2 से 3 महीनों में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम का मिनिमम टाइम पीरियड करंट अफेयर के लिए 6 to 8 मंथ होता है। स्टैटिक तो आपका रहेगा और डिफरेंट एग्जाम के जीएस पोर्शन के लिए रेलेवेंट है। चलो शुरू करते हैं। अगर इस सेशन में हमसे कोई गलती हो, जो मे भी हो सकती है और डेफिनेटली हो सकती है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको सुधार लेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी अनेबल्ड बाय 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क। अभी आंसर देखने से पहले अगर आपने पढ़ रखा है तो प्लीज वीडियो पॉज कर दीजिए और आंसर मार्क कर लीजिए, उसके बाद हमारे आंसर से आप कंपेयर कर लीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा 5G मोबाइल कम्युनिकेशन से आप इनमें से इंटरनेट ऑफ थिंग, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो इंटरनेट, अब देखिए अभी एआई और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप सबको रिकमेंड करूंगा कि कंप्यूटर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एसएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, कंप्यूटर में के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि सभी चीज़ों को, आपके लाइट बल्ब, फैन, एसी, टीवी एक्सेट्रा, सबको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना और आपके हाथ में उसका कंट्रोल देना। एज कंप्यूटिंग नाम से ही जाहिर है, और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये नेटवर्क्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। तो ये सारे के सारे आपके 5G कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन से पॉसिबल है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी, 1 2 3। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैच 1 and 2। तो देखो लिस्ट 1 में क्या है हमारे पास स्पेस मिशन है, और लिस्ट 2 में क्या है हमारे पास एक्सप्लोरेशन। ठीक है। अब जो लिस्ट 1 में हम देख सकते हैं, क्या नाम है, कैसिनी, ह्यूगन्स, जूनो, आर्टेमिस और वेरिडास। अभी आपको इसमें से आपने ज्यादा से ज्यादा अगर करंट अफेयर पे ध्यान दे रहे हो तो ये नाम सुना होगा और कैसिनी नाम सुना होगा, और ये दोनों चीजें अगर आपने नासा के मिशन से नहीं पढ़े हैं तो ये दोनों आपने नहीं सुने होंगे। आर्टेमिस को देख लेते हैं। अब आर्टेमिस मिशन क्या है? नासा का मिशन है टू मून। उसको, वो मिशन से क्या करेंगे, हम मार्स के जो लैंडिंग करेंगे या मार्स के फर्दर मिशन करेंगे, उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे मून कहीं दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, सी का 4। अब जो सी का 4 नहीं है उन्हें उड़ा दो। देख कुछ टेक्निक्स होती हैं, आपको वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। आपकी मेमोरी इतना हैंडल नहीं कर सकती कि आपको हर चीज वर्ड टू वर्ड हो। आपकी मेमोरी कनेक्ट कर सकती है एक नेटवर्क की तरह कि इसके थ्रू ये याद है, इसके थ्रू ये याद है, इसके थ्रू ये याद है। ठीक, तो आप भी प्लीज ऐसे ही अप्रोच यूज करिए। आर्टेमिस, मून, ठीक है। अब ये कौन सा कट गया? ये कट गया। ठीक है। उसके बाद किसी ने कसीनी सुना होगा। जो कसीनी है वो वीनस से रिलेटेड है, सॉरी, जो कसीनी है वो सैटर्न और उसके रिंग से रिलेटेड है। A2 ये गया। ठीक, और इसके बाद आता है वेरिडस। अब ये प्लेनेट का नाम वी, मवैम जेसन, एक ही प्लेनेट का नाम वी से शुरू होता है, तो आपका वेरिडस का क्या हो गया? वीनस। हमारा आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोथ एंड ओरिजिन। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए कि छोड़ना है, और ये ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर इसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा ये पता हो सकता है कि अंगोरा गॉट से किस टाइप का क्लोथ मिलता है। अंगोरा गोट के अलावा आपने शायद ही सुना होगा फ्लेक्स प्लांट, फेदर ऑफ डक एंड गीज, कोकोनट प्लांट।
मे बी जो साउथ साइड के होंगे आपको कोकोनट प्लांट का पता होगा है कि अंगोरा गॉट मोहार है, मोहार नाम का क्लोथ है। अब क्या ये चेक कर लेते हैं कि ये पता होने से हमारा आंसर आया कि नहीं। ठीक, सी का फोर्थ, गुड, आ गया आंसर हमारा। नेक्स्ट है हमारा consider the following statements. Taenius is an intestinal infection caused by the three species of tapeworm, Taenia solium, Taenia stagnaata and Taenia ascitica. When a cyst develops in the brain, the condition is referred to as neurocytosis. ठीक है, अब देखिए टेनियासिस आपने डिसीज सुनी होगी, जो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं उन्हीं को टेनिया या टेपवर्म्स वही करते हैं, तो वो इन प्रजाति द्वारा होता है। तो इसमें भी एक बात बता देता हूँ, हमें सबको पता है कि कुछ कुछ चीजें नॉर्मली पता होती है कि टेनिया क्या होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो टेपवर्म करता है। मोस्टली हम मात खाते हैं इनके टाइप्स में, पहली बात। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए टेनिया के दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और जो सेकेंडरी होस्ट है पिग। बेसिक नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो प्लीज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं सच में नहीं पता हो तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिए या तुक्का मारिए। और तुक्के में साइंस एंड टेक के हमें यूपीएससी ने ही सिखाया है बोथ 1 and 2, तो अगर किस्मत पे बहुत ज्यादा भरोसा हो तो बोथ 1 and 2 मार के आ जाओ। अब बस के बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट हम सही मान लेते हैं, पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं कि जब सिस्ट डेवलप कहाँ होता है, ब्रेन में, और उसको सिस्टिसेरोसिस कहता है। यहाँ पे आप फंसोगे, हमें सिर्फ इतना पता है जो सेकेंडरी होस्ट को पिग कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता होगा जब पिग के अंदर ये जाता है तो उसके ब्रेन में इन्फेक्शन करके ये करता है। तो इसीलिए बोला है कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में या तो ऑल पे जाओ और या तो श्योरिटी पे जाओ। अगर आप यूपीएससी की कर रहे हैं तो भैया थोड़ी श्योरिटी ले लो कि यूपीएससी ने वो ट्रेंड छोड़ दिया, अभी स्टेट सर्विसेज ने नहीं छोड़ा है, तो इसमें आप बोथ 1 and 2 पे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इनमें से कौन कौन से कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, कोबरा, पाइथन, स्क्विरल, जावा। अब देखो मोस्टली नॉर्मल बच्चे पाइथन पता है, जावा पता है, कोबरा और स्क्विरल। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं मे बी आपने कोबरा सुना होगा और स्क्विरल का नहीं पता। अगर मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताऊं, मोर देन 8000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर। तो हम बेसिक पे काम करते हैं, मुझसे मेरा क्वेश्चन एलिमिनेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि दूसरा और चौथा, पहले क्वेश्चन पे आओ, पहले ऑप्शन पे आओ, दूसरा है ओके, चौथा नहीं है, काट दिया। दूसरा बी, चौथा है, दूसरा नहीं है, काट दिया। सी, दूसरा है, चौथा नहीं है, काट दिया। क्या आंसर आया आपका? ऑल ऑफ द अबव। आपको कुछ चीजें, कुछ गैसिंग, कुछ टेक्निक्स चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओ। अब नेक्स्ट है हमारा फेवरेट चैट जीपीटी। इसने बोला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जीपीटी इन द चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ठीक है, तो चैट जीपीटी में जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमिनेज। भैया बायोलॉजी नहीं है, बेसिक भी लगाऊंगा तो जहां पे भी एज वर्ड आता है वो एंजाइम से रिलेटेड होता है। एंजाइम तो नहीं है, भगाओ इसको, काट दिया। ग्रीड पार्टीशन टेबल, काट दिया। ग्रूव्ड पैकबोर्ड टेस्ट और जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। आपको ये तो पता है ना, चैट जीपीटी एक एआई है और एआई को हम प्री ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो हमारे आंसर्स दे सके इंटरप्रिटेशन के बेस पर कि हाँ ये यही क्वेश्चन पूछ रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग मुझे यही आंसर देना है। तो जो इसकी फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग्स। इनमें से कौन सा टेस्ट नहीं है जो हम अपने टंग से महसूस नहीं कर सकते? याद रखना, हंसते लोग कहाँ है? यहाँ पे नॉट लिखा है, यहाँ पे नॉट लिखा है और हम महाशय क्या करके आएंगे? इट क्या करता है। ठीक है, याद रखना, हम तीखा महसूस नहीं कर सकते, हम तीखा महसूस नहीं कर सकते। तीखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइसी। तीखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइसी। अब चलो फोर्थ देख लो, फोर्थ किस किस में है? इसमें है, इसमें है, ठीक है, बाकी तो काट दो। अब इसके बाद आया फर्स्ट, स्वीट महसूस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसने क्या पूछा है? नहीं कर सकते, सी काटा, और सॉरी बी काटा, सी हमारा आंसर। तो हम स्पाइसी एंड पंजेंट को टेस्ट नहीं कर सकते अपने टंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। देखो
एनोरेशिया, इंसोम्निया, डिसोफोनिया, एनोस्मिया। ठीक है, इसमें से आपको सिर्फ एक ही पता होगा, एक ही पता होगा ना, इंसोम्निया। और कुछ लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा तो 2-3 और पता हो सकते हैं। मतलब क्या है आपका, सोने की बीमारी है कि नींद नहीं आती, लेकिन इसने क्या लिख रखा है, ईटिंग डिसऑर्डर। तो भैया दूसरा तो गलत है। इसने क्या पूछा है, करेक्टली मैच, दूसरा काट दो। यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, आंसर क्या आ गया, सी। तो देखो ये टेक्निक्स है, हमें नहीं भी आते तो पेपर वाले का है कि इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है और ये कितनी चीजें बिना डरे ग्रास्प कर सकते हैं, क्योंकि जनरल कंपटीशन है ना, और अभी ये स्टेट एग्जाम का, ये यूपीएससी का तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 1 इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर्स। अगर आपने डाइंग स्टार्स के बारे में पढ़ा होगा, वो या गैलेक्सी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरीज, या थोड़ा इंटरेस्ट लेते होगे स्पेस में, तो आपने पल्सर का नाम सुना होगा। पल्सर क्या है, एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी, एक्सप्लोजन, डाइंग स्टार, रेडियो वेव एमिटेड बाय स्टार्स। ठीक, नेक्स्ट आता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज डायमंड सीड। लैब ग्रोन डायमंड में डायमंड सीड के लिए क्या यूज होता है, देखो डायमंड इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो एक बेसिक मान सकता हूं क्या कि जो भी चुना जाएगा वो कार्बन का ही कुछ होगा। ठीक है, पहला है व्हाइट सेफियर, दूसरा है मोजोनाइट, तीसरा है ग्रेफाइट, चौथा है क्यूबिक जिरकॉनिक। तो आंसर मेरे हिसाब से आपको मिल गया होगा। हमारा आंसर क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज आल्सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब जिनको एलोट्रोप नहीं पता, वैसे सब्सटेंसेस जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हो, जैसे कार्बन से मिलके 3 बने होते हैं, डायमंड, बकमिस्टर फुलरेंस और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द फाइबर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट। फाइबर कौन सा यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस वीडियो करेंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आ रखा है। ठीक है, लेकिन हम तब भी कोशिश करते हैं कि हमने नहीं पढ़ा, क्या हम आंसर दे पाते हैं। देख, टायरिलिन प्लास्टिक से रिलेटेड है, नाइलॉन रस्सी वस्सी सुनी होगी, ट्वीड और केवलार, इसका आंसर है केवलार। इसके लिए थोड़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए प्लीज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएमएक्स। एचएमएक्स की फुल फॉर्म क्या है। जो एचएमएक्स की फुल फॉर्म जो आपकी बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग हाई डेंसिटी मोनोएटॉमिक जीनोन और हेज मोनेटाइजिंग जीनो करेंसी। बीपीएससी ने इन दोनों को आंसर नहीं दिए। आंसर है आपका हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव। एक्चुअली ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है तो कुछ चीजें आप नहीं मुकाबला कर सकते, तो आपका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्लास ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर। ये हमारे एलोन भैया की देन है। ये बंदा जब से दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना है, और खुराफाती इंसान तो ये ऐसे ही है, तो इसको हर जगह मौका मिल रहा है, यहाँ तक कि हमारे एग्जाम में भी। तो लेकिन ठीक है, जो इसने रोबोट बनाया था उसका नाम था ऑप्टिमस। क्या नाम था उसका, ऑप्टिमस। टेस्ला बहुत महंगी कंपनी है भाई। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बात करेंगे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था। ये पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने या वेपन बनाने या डेवलपमेंट में जो रिसर्च हो रहा था उसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होगा तो आंसर दे दोगे, नहीं होगा प्लीज स्किप इट। कुछ नहीं तो एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए। जैसे देखो, मैनहट्टन प्रोजेक्ट फेमस थीम पार्क डिज्नी का है, मैनहट्टन में नहीं है, काट दो। अ रियल स्टेट प्रोजेक्ट इन न्यूयॉर्क सिटी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर कॉमन सेंस लगाओ तो बीपीएससी क्यों पूछेगी, वहां बिहार का आधा हिस्सा है क्या, या इंडिया ने उस प्रोजेक्ट में आधा वो कंट्रीब्यूट करा है, तो रियल स्टेट भी नहीं होगा। वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट ऑक्शन ऑफ द वर्ल्ड, भाई लार्जेस्ट ऑक्शन अगर बहुत वाहियात भी बोलूं तो फ्रांस में होगा या यूरोप में होगा, मैनहट्टन न्यूयॉर्क में क्यों होगा। तो इसे मैं काट सकता हूँ, वाहियात है मुझे पता है, लेकिन रख लीजिए। नेक्स्ट है the image formed by the concave mirror is real, inverted and of the same size that of the object. The position of the object should be, देखो क्या बोल रहा है कि जो इमेज किसमें, कॉनकेव मिरर में। दो टाइप के मिरर है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ठीक है,
अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो कॉनकेव, केव वर्ड से याद रख सकते हैं, और बाहर की तरफ हो तो कॉन्वेक्स। तो ये क्या कह रहा है, रियल इन्वर्टेड होना चाहिए और सेम साइज। देखो ये बहुत बेसिक है, चैप्टर सॉरी क्लास 10 लाइट चैप्टर है आपका, उसमें इमेज फॉर्मेशन लिखी हुई है, प्लीज पढ़िए। चैप्टर एटलीस्ट क्लास 9 प्लस 10 की साइंस आपको आनी चाहिए। अगर आप एक स्टेट पेपर, भले वो यूपी पीएससी हो कि बीपीएससी हो कि यूपीएससी हो, इतनी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन था हमारा कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, मैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूँ तो ताकि मुझे जो इमेज है कैसा मिल जाए, सेम साइज का मिल जाए। आपको कुछ नहीं, अगर सेम साइज के बारे में भी पता है ना तो आपको डायरेक्ट आंसर आता है। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए। ये आपका मिरर है, ये फोकस इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जाता है तो वो सेम इमेज बनाता है। कहाँ पे गलत बन गया, लेकिन सी के नीचे ही बनता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा बी। 16 की बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है, किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब बिजली। इलेक्ट्रिक और बिजली किस किस वर्ड में है, ये गलत है, ये है ही नहीं। कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ओह ऐसा भी है क्या, लाइट बल्ब तो नहीं है क्योंकि सेल है। कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा आंसर है। ये भी बेसिक है, नॉर्मल अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपकी अभी तक की बुक्स में ये नहीं है तो बुक्स ही गलत पढ़ रहे हैं, बुक्स चेंज कर दीजिए। द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज डैश इन द केमिस्ट्री। ये आपका आंसर क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर आपने 11th-12th साइंस से नहीं करी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 9th में ये लिखा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि 11th-12th हमें साइंस से करने के बाद ही ये हम कर पाते तो आपने 9th-10th नहीं पढ़ी है। अपने फॉल्ट को मानिए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन तो इसमें इतना नहीं जाते। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, स्टिमुलेट कैसे करता है जो कोविड वैक्सीन है इम्यून रिस्पॉन्स को, बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एट्यूनेटेड SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है। लाइव जिंदा, एट्यूनेटेड डिसआर्म। बेसिक इम्यूनिटी का ये क्वेश्चन है ना कि जो आप बैक्टीरिया वायरस को क्या करो, डिसआर्म कर दो। जैसे हमारा कोविड वैक्सीन, कोविड क्या था, उसके ऊपर क्राउन्स बने हुए थे, तो हमने क्या करा, इन क्राउन्स को रिमूव कर दिया डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके, और ये कुछ ऐसा नंगा हो गया। इसको हमने बॉडी के अंदर डाला, बॉडी ने इसको मार दिया, ठीक है, किल इट। और जब ये दोबारा अपने मे बी ओरिजिनल फॉर्म में हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करेगा, अब बॉडी को पता है कि इसके एक भाई को हमने मारा था और कैसे मारा था, तो बॉडी सेम एग्रेसिव रिस्पॉन्स देगा जब ये दोबारा आएगा, ठीक है। ये बेसिक था इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट के लिए एक बहुत छोटी बात बोलूंगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए आयंस या इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर बहुत छोटी भाषा में बोलूं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास हो सकती है, और जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो वहां पास नहीं होती। आप बोलोगे वुड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नहीं पास होती। आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए आयरन के थ्रू पास होती है। अब किसमें नहीं होगी, जरा इसमें देखिए, सॉल्ट वाटर में क्या है, वाटर प्लस NaCl, NaCl टूटेगा, Na प्लस Cl नेगेटिव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा, तो ये नहीं है, बैड कंडक्टर इन गुड कंडक्टर। ऑरेंज जूस सिट्रिक एसिड है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेमन जूस, इसमें भी सिट्रिक एसिड है, गुड कंडक्टर। तो इसका आंसर क्या हमारा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई बैड कंडक्टर नहीं है। क्वेश्चन 20 है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, ये बेसिक क्वेश्चन है आपका, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। अब यहाँ पे कोई आपको ज्ञान दे कि क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर करना है आपको, तो उतनी जरूरत नहीं है। मे बी उसमें आपको है 9th-10th में सफिशिएंट है, टेंशन मत लीजिए। वरना आपको एक बुक करनी है जिस बुक का क्या नाम है, ल्यूसेंट, उसमें भी दे रखा है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड
अब क्या हो गया, क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट है, अब मान लेते हैं एक पंख है और एक लोहे की बॉल है, उसको हमने मून सरफेस पे गिराया, तो पूछ रहा है two objects of different masses falling freely near the surface of the moon would be have different acceleration, undergo a change in their inertia, have same velocity at any instant, experience force of the same magnitude। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा है कि एक वैक्यूम में, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, पहली बात याद रखना, एक वैक्यूम में अगर एक पंख और एक लोहे के बॉल को गिराऊंगा अर्थ पे, अर्थ की बात कर रहा हूं, मून छोड़ो, क्या वो दोनों एक साथ जमीन पे टच करेंगे? हाँ करेंगे। तो सेम यहां पे क्वेश्चन क्या हो गया, मून पे क्या हमने पंख और उसको गिराया, क्या वो दोनों एक साथ गिरेंगे? तो जी हाँ, वो एक साथ ही गिरेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? वेक्टर वैक्सीन्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर द कैरियर्स, अगर बहुत डिसीज की डेफिनेशन में जाऊं तो वेक्टर्स आर द कैरियर्स ऑफ द वेरियस डिसीज। जैसे आपके मच्छरों से डेंगू होता है, मच्छरों से मलेरिया होता है, मच्छर वेक्टर्स हैं जो उस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे काम करेगा, हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी? अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मुझे सिर्फ वेक्टर के बारे में ही पता है और किसी के बारे में नहीं पता, मैं भूल गया वेक्टर वैक्सीन क्या होते हैं। वेक्टर का मैंने काम बता दिया, वो डिजीज को ट्रांसमिट करता है। तो देखते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी। अब देखो ये जस्ट पढ़ा है, इनएक्टिवेटेड पीछे तो पढ़ा था। बाय डायरेक्टली अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पैथोजेंस इन द बॉडी, वो डायरेक्ट अटैक करते हैं और सभी पैथोजन को मार देते हैं बॉडी में। बाय प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द डिफरेंट वायरस, बाय एंटरिंग डायरेक्टली इनटू द सेल्स एंड एनेबलिंग देम टू क्रिएट स्पाइक प्रोटीन। पहली बात ये तो नहीं है, आप सेल में डायरेक्टली, सेल हमारे पास बिलियंस में है, आप बिलियंस ऑफ वो भेजोगे एक साथ? नहीं, इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। बाय डायरेक्टली अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग पैथोजन इन द बॉडी, तो भैया वो तो वैक्सीन नहीं हुई ना। वैक्सीन का मतलब होता है आपको लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी देना, लॉन्ग टाइम तो नहीं है, डायरेक्ट घुस रही है, ये तो आपकी नॉर्मल इंजेक्शन जैसी हो गई जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, उसके लिए एक वर्ड भी है यार, एंटीबायो। बाय प्लेसिंग द, अब इसमें से और इसमें से, देखो यहाँ पे जेन्युइनली आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप यहाँ पे सिर्फ तुक्का इतना से लगा सकते हो कि पीछे क्वेश्चन में ये था तो इसलिए मैं ये आंसर लगा के आऊंगा, वरना सेफली छोड़ दीजिए इसको। द प्रोसेस दैट कंटिन्यूली एड न्यू क्रस्ट, बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, आपका बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि नया क्रस्ट बन रहा है, न्यू क्रस्ट बन रहा है, किसके थ्रू बनेगा? सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। आप बेसिक्स है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा लेकिन आपको ये पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट द थ्योरी दैट द स्टेट्स पीस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन द कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय मूवमेंट इन द मेंटल। कौन सी थ्योरी कहती है कि जो अर्थ का क्रस्ट है कांस्टेंट स्लो मोशन में है अर्थ के मेंटल के ऊपर, मतलब अर्थ का मेंटल में जो मैग्मा है वो उसको घुमा रहा है। कौन सी थ्योरी है? बहुत बेसिक है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वैगनर ने दिया था कि जितने हमारे अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट्स है जिक्सो पसल है, पैंगिया, पैंथेसाला, पैंथेसाला मेगा ओशन, पैंगी मेगा कॉन्टिनेंट, टूट गया, पानी बीच में रिस गया और टूट के बिखर गया, ठीक है। ये पैंजी वही है। थ्योरी ऑफ प्लेट बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक और थ्योरी ऑफ पैंजी भी कुछ नहीं है, वो इसी का पार्ट था। तो इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस पता होगा आप आंसर दे सकते हो। बेसिक। नेक्स्ट, what is the expanded form of the term mRNA that has been widely discussed and being at since the beginning of pandemic? देखो mRNA, DNA, आपको एक बात पता होना चाहिए, जो हमारा डीएनए है वो ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट में लिखा है कि हर एक प्रोटीन या हर एक चीज हमारी बॉडी में कैसे बनेगी, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट से कोई कॉपी करने के लिए चाहिए तो एमआरएनए जाता है, ब्लूप्रिंट से कॉपी निकाल लाता है, वो कॉपी निकाल के राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम से प्रोटीन क्रिएट होता है, उसी प्रोटीन से जो चीजें बनती है आपकी, जितनी भी चीजें आपकी बॉडी में, एंजाइम से लेकर सब चीजें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, मतलब क्या काम कर रहा है? मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट है एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय, एक एसी, देखो याद रखना एसी करंट और डीसी करंट में फर्क क्या है? एसी करंट साइक्लिक करंट है,
मतलब साइकिल चलता है, उठेगा डूबेगा, मतलब राइज एंड फॉल। और जो डीसी करंट है वो कांस्टेंट करंट है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा। तो कह रहा है एसी करंट कौन प्रोड्यूस करेगा, क्या है, चोक कॉइल, डायनामो, ट्रांसफॉर्मर। तो इसका आंसर है डायनामो। ट्रांसफॉर्मर का काम आपके करंट को ऊपर नीचे करना है, और चोक कॉइल का कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, इस डायमेंशनलेस वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और ये इनके पास कुछ नहीं है। तो करंट डेंसिटी आपका क्या है, करंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन द मेडिकल केमिस्ट्री। गैस कर सकते हैं कि सबसे यूजफुल क्लासिफिकेशन क्या है मेडिकेशन का मेडिकल केमिस्ट्री में। कि मतलब अगर बहुत शुद्ध हिंदी में बोलूं कि एक दवाई कैसे काम करेगी, एक दवाई कैसे काम करेगी, वो सब मॉलिक्यूलर टारगेट के बेस पे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट, ठीक है। कैटलिस्ट, कैटलिक, कैटलिस्ट। एक होता है प्रोमोटर, दूसरा होता है पॉइजन। कैटालिटिक प्रोमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, या नॉर्म या इन शॉर्ट कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे। पॉइजन क्या होते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन घटाते हैं। कैटलिक प्रोमोटर बढ़ाएगा, होमोजेनस कैटलिस्ट बढ़ाएगा, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट बढ़ाएगा। इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट। आपके इनपुट नर्व्स और आउटपुट नर्व्स कहाँ पे आके मिलेंगे, बेसिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके सर के थोड़ा नीचे स्पाइनल कॉर्ड को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शिपरेक टूरिज्म। शिपरेक टूरिज्म क्या होता है कि टूटे फूटे शिप्स पड़े हुए हैं, उन्हें म्यूजियम बना दो, घुमाओ, पैसे कमाओ। बेसिक, सॉरी, नो ऑफेंस, अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, शिपरेक इन द इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट द सुची रीफ, अमी शोल्स एंड द ग्रैंडे आइलैंड। इसके लिए आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, या आपको गोवा गया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जगह कहाँ की है, गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट। पहला अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, और लास्ट अबाउट 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। मुझे तीसरा पता है, तो पहले तीसरे पे हाथ मारता हूँ। सब में तीसरा है नहीं, जिनमें नहीं है उड़ा दो। नेक्स्ट अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ट्रू, वन है। अब भैया फंस गए। अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, क्या ये है, नहीं, 50% से शायद ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसका आंसर है बी, 1 एंड 3। अब देखो आप में से यहाँ पे कोई मुझे ज्ञान देना शुरू करेगा कि स्टैटिस्टिकली ऐसा है वैसा है, भैया बीपीएससी ने ही आंसर दिया है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स आपको पढ़ने बहुत जरूरी है, एक इन्हीं के नाम रख लो, इसको छोड़ के वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनडीपी। आप जिस मर्जी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी उत्तराखंड का दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, डी ट्रिपल्स भी दे रहे हैं, कि यूपीएससी दे रहे हैं, इनके नाम आपको होने चाहिए याद, और आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो प्लीज याद कीजिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का यूज नहीं, याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है which one of the following statement is correct regarding Queen Elizabeth II of United Kingdom is correct. She reigned for 70 years and died at the age of 96. She reigned for 68 years and died 94. 72 साल के लिए राज करा और 92 पे मर गई। 66 पे इन्होंने राज करा और 90 ईयर्स पे इनकी डेथ होगी। ये 96 ईयर की थी, से मुझे इतना पता है, तो हमारा आंसर है ठीक है, गुड। नेक्स्ट, और देखो नहीं याद हो स्किप करो, अभी भी आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए आपको कंपटीशन में रहने के लिए करने कितने क्वेश्चन है, एटलीस्ट 120 प्लस करने हैं, लेकिन फिर भी 30 से 20 क्वेश्चंस का आप मार्जिन ले जा सकते हो, फालतू के रिस्क मत लो। अगर नहीं पता तो स्किप करो, वरना मेंटल प्रेशर पड़ेगा कि क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने क्वेश्चन क्यों कर दिया, अलाना फलाना। आखिरी में प्लीज तुक्का मारो, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो कि हाँ मैं इस पर तुक्का मार सकता हूँ और मोस्टली ठीक होगा, आखिरी में आके कर लो। फालतू में एक साथ दिमाग में लेकर मत चलो, अगर गलती से दिमाग में ये बैठ गया कि इसमें तुक्का मारा, इसमें तुक्का मारा, तुम्हारे पेपर की लग जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 हेल्ड इन गुजरात। डिफेंस एक्सपो होने शुरू हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी, उसके बाद उसके बाद शायद बैंगलोर में हुआ था, या मुझे याद नहीं, और उसके बाद आपका गुजरात में हुआ था। तो थीम क्या था, इसमें कोई तुक्का मार नहीं सकते आप, तो इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर है आपका पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड। तो फैक्ट जरूरी है आपके, ये फैक्ट बहुत जगह काम आएंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हेल्प अस टू क्रिएट मोर ऑफ दीज वीडियोस। थैंक यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, 3 days सेलिब्रेशन ऑफ थर्डिंग फेस्टिवल। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो, नो ऑफेंस भाई, नो ऑफेंस। ये 3 डे फेस्टिवल कहाँ पे होता है, किस कंट्री में सेलिब्रेट होता है, म्यांमार में। नहीं होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। अब ये व्हाइट हाउस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, बताओ कौन कौन से ठीक है। द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, नहीं पता। ऑफिशियल रेजिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, हाँ ये पता है मुझे। अब देखता हूँ दो किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। On November 1, 1800, John Adams became the first president to take residence in the building. दोनों में 3 है। It is symbol of American democracy. True, ये बात ट्रू है। ठीक है, आपको ये बात भी जान के हैरानी होगी, वॉशिंगटन डीसी में जहाँ पे व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस से ऊंची बिल्डिंग नहीं बन सकती, इसीलिए वहाँ पे उतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है। बाकी न्यूयॉर्क में देखोगे तो स्काई हाई बिल्डिंग्स है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या होता है, इज समटाइम्स सीन इन द यूज। नेट मीटरिंग हमारा एक बिलिंग मैकेनिज्म है, इसके लिए सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। मतलब आपने सोलर पैनल अपने बिल्डिंग्स पे लगा लिए, आप अपने अपना कंजप्शन कर लिया और आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, आप ग्रिड को बेच दीजिए, उसे नेट मीटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर और कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर है जो मैजेंटा कलर है रेड और ब्लू से मिलके बना हुआ है, जो टील कलर है वो ब्लू ग्रीन और व्हाइट से मिलके बना हुआ है, जो मौवे कलर है ब्लू रेड और व्हाइट से, और जो सियान है आपका ग्रीन और ब्लू से। और सच बताऊं मुझे सिर्फ ये पता है, और किस्मत इतनी अच्छी है 1 2 3, सिर्फ इसके अलावा मैं नहीं काट पाऊंगा। तो आपका आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी submersible that imploded during a underwater voyage to Titanic wreckage। देखो कभी कभार अगर आपको बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश ना आती हो तब हिंदी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोताव शेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। वही वाला इंसिडेंट जिसमें वो टाइटैनिक देखने गए थे और लापता हो गए थे, उसका नाम क्या है। अब उस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो टाइटैनिक। देखो कुछ इररेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, वो या तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये एसएससी हो गई, ये बीपीएससी हो गई, यूपीपीएससी हो गई, ये जानना चाहते हैं आप कितने ज्यादा अवेयर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42, बैरेट स्टेलेट एविएटर्स सैगन ब्रव, ये सारे क्या है, फुटवेयर और फैशन एक्सेसरीज है, और डिस्क्रिप्शन उनके डिस्क्रिप्शंस हैं। तो जो बैरेट होता है एक हैट का टाइप है, गुड। स्टेलियर्ड्स अ टाइप ऑफ वुमेन्स फुटवेयर। एविएटर्स, एविएटर्स का पता है, एविएटर्स चश्मे होते हैं ना, हाँ चश्मे। देखिए क्या एविएटर पता हो क्या, हमें क्या उखाड़ लेते। 50-50, ठीक है। चिगनॉन, चिगनॉन एक टाइप ऑफ हेयर स्टाइल है, और ब्रूग अ टाइप ऑफ मेंस फुटवेयर, इसे तो करना ही नहीं बनता। वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए गिव हिज इंटरव्यू रिसेंटली, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली रेफरेंस कैसे देता है। उस टाइम पे एक्चुअली एथेंस के वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, वो शायद पेपर से सितंबर से जस्ट कुछ 1 महीना पहले या उसी दौरान एथेंस के विजिट पे थे और वहां पे इंटरव्यू दिया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। मिडोस फ्रेंच ओपन से जुड़ी हुई नहीं है। वीनस रोज वाटर डिश विंबलडन ट्रॉफी से जुड़ी हुई है। रोनाल्ड गारोस यूएस ओपन से जुड़े नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन डैफनी एंड क्रिस्ट मेमोरियल कप, मतलब ये गेम्स के नाम है और किससे जुड़े हुए हैं वो है, तो इस पर ध्यान दे सकते हो नहीं दे सकते, योर चॉइस।
द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे मिटसी इन नवंबर 2022 विद हेल्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्रीज हाउ मैनी लैंग्वेज। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक सर्वे करा जिसका नाम था मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया, और पूछना चाहता है उनमें से कितनों का उसने वीडियोग्राफी निकाली थी। तो ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 576 मदर टंग्स की उन्होंने वीडियोग्राफी करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमेटी फॉर द वल्चर कंजर्वेशन। वल्चर कंजर्वेशन के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है एक कमेटी बाय द नेशनल एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। अभी दिमाग में बिहार मत रखना, बिहार है अभी नहीं, अभी जो सबसे रिसेंट था वो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी। 10 captive bred Asian giant tortoise Monoria M is one of the largest tortoise species in the mainland Asia were recently released into which national park of India। लोगों को सिर्फ चीता चीता याद होंगे, यहाँ पे इन्होंने एशियन जाइंट टोर्टोइज भी रिलीज करे, ये भी आपके शेड्यूल बन के हैं। तो चीता चीता से तो नहीं होगा ना, थोड़े बहुत हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 47th आंसर है नदगांकी नेशनल पार्क। प्लीज कमेंट में लिखिए ये नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ये नदगांगी आपका किस स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। चलो तुक्का मार लो, इसमें कौन सा हो सकता है, एक ही है चाइना का दुश्मन नंबर 1, बाकी सब नहीं लेंगे ना लोहा। ऑस्ट्रेलिया बोलता है जब तक उनमें उंगली करता है, जर्मनी, रशिया, रशिया तो दोस्त है भाई, रशिया नहीं बोलता उतना चाइना के लिए। तो आंसर है इसका बहुत डायरेक्ट आंसर था यूएस। इंडियाज रुद्रांश बाला साहेब पाटिल वॉन विच मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल। यहाँ के भाई साहब रुद्रांश बाला साहेब पाटिल जी ने कौन सा मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कायरो इजिप्ट। इजिप्ट में शूटिंग कंपटीशन हुआ था, शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन भाई साहब ने कौन सा मेडल जीता था। देखो मोस्टली है ना गोल्डी। अब दिक्कत क्या थी, एक सेम MP में भी शूटिंग कंपटीशन चल रहा था, तो हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप की जगह लोगों ने उसको प्रेफर करा, वहां पे उनका कट गया। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी emphasize the integration of vocational knowledge into mainstream education from which grade onward। जो NEP है, NEP 2020, वो कहती है बच्चों को वोकेशनल नॉलेज दो। और वोकेशनल नॉलेज क्या होगा, ऐसा नॉलेज जो उनको प्रैक्टिकल वर्क में हेल्प करे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक एक्सेट्रा, इन सब की नॉलेज, ये सारी वोकेशनल नॉलेज है। अब बोल रहे हैं कि कौन सी क्लास से उनको देना शुरू करिए, ग्रेड 6। NEP इंपॉर्टेंट है, आपके मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। इंडिया साइंड द ECTA इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड द ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया ने किसके साथ साइन करा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब देखो कुछ महान हस्तियां UAE मत लगा लेना, उनके साथ सीपा करा था, नाम अलग अलग है लेकिन ये सारे ओपन ट्रेड एग्रीमेंट है। The Plain Language Act was passed by which of the following country recently, which require government official to use simple and easily understandable English language in official document and website। यहाँ पे अभी एक जगह ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट को पास करा है जिसके अकॉर्डिंग कंट्रीज, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो सिंपल और इजी इंग्लिश बोलेंगे और लिखेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और वेबसाइट में। आंसर क्या है इसका, न्यूजीलैंड। आपको पता है BPSC को न्यूजीलैंड से बहुत प्यार है। लास्ट ईयर उसका जो वो फीमेल प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, जो मेल बना था, उसका नाम भी पूछा था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है तिलियार देम्बी फोसिल्स ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर। ये अपने आप में एक फैक्ट याद रखने वाला है। उसको तिलियार एम्बिड्स बोला गया है। कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था, कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था, रशिया। ठीक है, लिस्बन डिक्लेरेशन अभी हेडलाइंस में रहा था, वो किस चीज से रिलेटेड है, जो आपका लिस्बन डिक्लेरेशन है वो आपका ओशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ डिक्लेरेशन हमें चाहिए। एक काम करिए, एक और होमवर्क लीजिए कि जो लिस्बन डिक्लेरेशन है वो किस इवेंट में लिया गया था। आंसर सुन के अच्छा लगेगा आपको।
क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो इस पे अपने एग्जाम में आंसर दिया था घोड़ा, और आंख बंद करके सबने इसका आंसर घोड़ा ही लगाना है। अब 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कॉमन सेंस लगाओ। रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट नहीं है, इंडिया गेट नहीं है, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव वालों क्वेश्चन पढ़िए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और मैं बोलता हूँ इसको तो एक बार गो थ्रू करिए अपने एग्जाम से पहले, कम से कम 8 से 10 बार, हफ्ते हफ्ते हफ्ते। 40 ही 40, अब 2 42 हैं, याद भी हो ही जाएंगे, और क्वेश्चंस भी इससे आ जाते हैं, बहुत आते हैं। अगर आप उनका एक एक पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे ना विकिपीडिया से, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर विकिपीडिया से नहीं पढ़ना चाहते, विकिपीडिया पे ओपन करिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया, तो यहाँ पे टेबल दे रखा होगा, और उसके बगल में उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी होगी, वो प्लस टेंटेटिव लिस्ट। टेंटेटिव लिस्ट में वो सारे के सारे हैं जिनको प्रपोज करा गया कि इनको भी बना दो, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप चेक करोगे ना, वो वहीं से पूछे जाते हैं हिस्ट्री रिलेटेड। जहां पे भी आपका सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर लिखा होगा, यूपीएससी हो गया कि दूसरे एग्जाम्स हो गए, तो उनकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी कहां से लिया गया था? एक आवाज में, आयरलैंड। ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन, तो सिक्किम है फुल फ्लेज स्टेट कब बन गया था यूनियन ऑफ इंडिया का? 1975। प्लीज याद रखिए। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज इज कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगा कौन सा है? देखो सबसे महंगा यहाँ पे ये है लंदन का, हमेशा यूएस डॉलर से महंगा यूरो है, यूरो से महंगा पाउंड स्टर्लिंग। ये पाउंड स्टर्लिंग इंग्लैंड, जो हम पे कुछ 200 साल राज करके गए हैं, उनकी नेशनल करेंसी का नाम है। नेक्स्ट, इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्तूपा चैत्य विहारा किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म। इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है, आपके बेसिक्स हैं ये, तो प्लीज पढ़िए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजनी इन बिहार। अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें तो ज्ञान लेना मत। और आप अगर बाकी एग्जाम्स के हैं तो सुजनी इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी, बहुत अच्छी लगती है। क्वेश्चन 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द बिहार। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द बिहार की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ा है ढंग से और यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा है, तो ये आंसर आपका प्यार से निकल जाएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो मेरी मानिए 2 चीजें आप दोबारा पढ़िए। एक, पहला बुद्धिज्म, दूसरा एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। बहुत रेलेवेंट टॉपिक है ये दोनों। अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे इन एंशिएंट इंडिया, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, इनका मोस्टली से मोस्टली 3 पेजों में, 3 पेज में नोट बन जाएगा। और मेरे एक दोस्त, इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये बहुत डिटेल हो गया, ठीक। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द किंग गोपाला वन ऑफ द पाला डायनेस्टी, ट्रू। ओ सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा है? इनकरेक्ट, क्वेश्चन है इनकरेक्ट, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द किंग गोपाला वन, पाला डायनेस्टी ने बनाया था। गोपाला वन याद रखना फर्स्ट रूलर है, इन्होंने उदंतीपुर का बनवाया था। इनके जो बेटे थे देवपाला, उन्होंने विक्रमशिला बनाया था, तो दूसरा गलत है, ठीक है। तो इनकरेक्ट दूसरा, यहाँ पे दूसरा नहीं गलत है, नन ऑफ द अबव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द वज्रयान सेक्ट। बुद्धिज्म के 3 सेक्ट है, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो वज्रयान सेक्ट यहाँ पे फ्लोरिश हुआ था, बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था वो पाला के राज में ही हुआ था, तो ये ठीक है। तीसरा गलत हो गया, हमारा आंसर है सी। तो प्लीज इसलिए बोला जाता है आपको ऑप्शंस देखने चाहिए। जैसे अभी फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू। अब बाबर आया तो क्या क्या लाया? बाबर आया क्या क्या लाया? अब देखो पहले देख लेते हैं, करेक्ट पूछा है, बिल्कुल। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। क्या बाबर के आने के बाद ही सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर आया? नहीं। गन पाउडर की बात करेंगे तो तोपों में पहले यूज हो रहा था, दिल्ली सल्तनत में यूज हुआ था। लेकिन अगर ये बोला जाए ना एज अ वेरी हाई या मास लेवल, तो ट्रू है, बहुत ज्यादा यूज करा था इसने, लेकिन इंट्रोडक्शन नहीं करा था। काट दीजिए, ऑप्शन में आइए, ये गया, ये गया, ठीक है। अब नन ऑफ द अबव या 3 और 4। तो आर्कडोम पहले ही आ गया था। सबसे पहले किसका बेटा मरा था, पसंदीदा बेटा? इल्तुतमिश का ना, उसके लिए उसने बनाया था अपने बड़े बेटे के लिए। तीसरा, एस्टेब्लिशन ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी। मुगल्स अपने आप को
तैमूर का वंशज बताना चाहते थे। ठीक है, वो मंगोलों ने बहुत ज्यादा खून खराबा करा था, तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा दूर रखते थे मंगोल से, इसलिए अपना तिमरिड बोलते थे खुद को। नाम तो मुगल ही रखा, वो अलग जान चल। कैनन इन द वॉरफेयर, ट्रू। ठीक है, आंसर हमारा 3 और 4। क्वेश्चन 65, which among the following ports was called बाबुल मक्का, the gateway of मक्का during मुगल पीरियड। मतलब यहाँ से बहुत सारे शिप्स जाते थे उधर के लिए, तो इसका इसे बोला जाता था बाबुल मक्का या गेटवे ऑफ मक्का। तो ये कौन सी थी, हमारी सूरत सिटी थी। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेडिंग का वो था ना, तो उस टाइम पे भी आपको स्टैंप डॉक्यूमेंट दिया जाता था कि आपने यहाँ पैसे पे कर दिए हैं, आप वहां से सामान उठा लो। नेक्स्ट है अष्टप्रधान, नवरत्न, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान। ये 3 टर्म है, अपने आप को फेमिलराइज रखिए। 3 टर्म 4 रूलर्स। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं, प्लीज इस बात को भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये 3 टर्म्स, नवरत्न, अष्टप्रधान एंड अष्टदिग्गज, दिग्गज, ये 3 टर्म्स हैं बट रिलेटेड टू 4 रूलर्स। उन रूलर्स के नाम एक बार कमेंट बॉक्स में, और उनके सामने उनके पास क्या थे, नवरत्न थे, अष्टप्रधान थे, अष्टदिग्गज थे। ठीक है, और हिंट भी दे देता हूं, 2 रूलर्स थे जिनके पास नवरत्न थे, नवरत्न थे। हाँ, नेक्स्ट, ओ सॉरी, आपका इसका आंसर अष्टप्रधान हमारे शिवाजी महाराज के पास थे, तो इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। 67, बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहां पे लोकेटेड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फायान वाज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ हर्षा। जो फायान है, देखो 3 रूलर, 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, फायान, हुएनजैंग और आइजेंग। ठीक है, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट विजिटर्स हैं। तो हमें पूछा कि जो फायान था was a Chinese pilgrim to India during Harsha period, और यार हुएनजैंग was a Chinese Buddhist monk who visited during the reign of Chandragupta II। एक्चुअली उल्टा है। ठीक है, ये हुएनजैंग का ही नाम जुआनजैंग बोला जाता है। ठीक, तो जो फायान था चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे आया था, और हुएनजैंग है या जुआनजैंग है वो हर्षा के टाइम पे आया था। अब देखो मैंने कैसे याद किया है, पहले एफ आता है कि एक्स, पहले एफ आता है। तो हमारे जो तीनों थे, एक हर्षा का, एक गुप्ता के टाइम पे आया था, दूसरा हर्षा के टाइम पे आया था। हर्षा पहले आया कि चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त पहले आए, तो चंद्रगुप्त के साथ एफ लिख दो, और हर्षा बाद में आए, हर्षा के साथ एक्स लिख दो। तो जुआनजैंग हर्षा के टाइम पे आए, और फायान आपके चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे है। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। 69 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ स्कॉलर्स के नाम लिखे हैं, और उन स्कॉलर्स के सामने हमें बताना है कि वो कौन सा या किस में माहिर थे। चरक, मेडिसिन। अब देखो एक के आगे 2, बाकी अभी याद कर लो, और जब यहाँ पे आ ही गए हो तो ब्रह्मगुप्त रिलेटेड है मैथमेटिक्स से, याद रखिए। वरह मिरा एस्ट्रोलॉजी से, और विशाख दत्त प्लेराइट। विशाख दत्त का आपने बुक भी पढ़ा होगा, मुद्रा राक्षस, वही थे। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नोरोज। ये कौन था जो अपनी जूती चटवाता था? यस, दैट मैन, दैट मैन। बलबन, नेपेंथिस, सिद्धार्थ एंड योगीस। क्या ना, सॉरी नेपेंथिस, आई एम सॉरी, नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीस, ये डिवोशनल रिलीजन कहां पे पॉपुलर थे? नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, ये आपका रिलीजियस मूवमेंट का पार्ट है, रिलीजियस मूवमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया। आपको ये नाम वहां मिल जाएंगे, फेमस कल्ट थे नॉर्थ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच। याद रखना, जो वुड्स डिस्पैच को हम दूसरे नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक, पहला, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, ट्रू। लेड स्ट्रेस ऑन द फीमेल एजुकेशन एंड द वोकेशनल ट्रेनिंग। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता, लेकिन उसने दिया था, भले ही उन्होंने इंप्लीमेंट ना किया हो, लेकिन उसने बोला था कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए और फीमेल एजुकेशन पे जोर दिया जाए। तो इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। देखो ऐसे में ही फंसते हैं, जो मोस्टली कॉमन चीज है वो सबको पता है,
तो यार उन्हें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, वो करेंगे, वो करेंगे। तो आपको भी ध्यान रखना है कि एटलीस्ट अगर आपने याद कर लिया, रिवीजन कर रहे हैं और पेपर में टाइम है, तो कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, प्लीज करिए। नेक्स्ट है, मैथिली लैंग्वेज कब डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ द फॉलोइंग, किसके रेन में मैथिली लैंग्वेज डेवलप हुई थी? ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, तो जिनको स्किप करना आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आंसर इसका कार्नाड डायनेस्टी। नेक्स्ट, विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम मगधा, कि मगधा की एंशिएंट किंगडम कौन थी, सॉरी मगधा, एंशिएंट मगधा की कैपिटल कौन थी अर्ली वैदिक पीरियड में? ठीक है, तो आंसर है राजगिरा, सबसे पहले राजगिरा था। तो आपका अजातशत्रु ने एक किला बनवाया था वो गंगा किनारे, फिर उसी को छोटे से गांव को पटना सिटी बनाया था उसके बेटे ने, अजातशत्रु के बेटे ने, काल अशोक ने। ठीक, काल अशोक ने पटना बनाया, वहां पे कैपिटल शिफ्ट करा, फिर उसके बाद जब शिशुआ नागा आया उसने वापस राजगिरा करा, फिर आगे जाके वापस पटना हो गया, तो सबसे पहले राजगृह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वही दो वर्ड्स चेक करें, करेक्ट इनकरेक्ट, यहाँ पे और यहाँ पे। इट वॉज एनेक्टेड बाय द लॉर्ड लिटन, हाँ इसने लेटने वाले काम करे थे लिटन ने। इट केम टू नोन एज द गैगिंग एक्ट, गैगिंग का मतलब गला घोटने वाला, जितने भी वर्नाकुलर प्रेसेस थे, मतलब जो इंडिजिनियस प्रेस थे, उनका मुंह बंद करने का काम करा गया था। एक्ट वॉज रीअपील्ड बाय रिपन, ये बंदा बढ़िया था, जिसने जितनों पे इसने गोबर करा उन गोबर्स को इसने साफ करा, तो तीनों ठीक है। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉर्ड मायो, मायोज रेजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट? अगर आपको नहीं पता तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत बोली जाती है इस मायो ने करा, और इसी को गोली मारी गई थी। चलो एक करके देख लेते हैं। पहला, इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफर्केट सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल फाइनेंसेस। गुड। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज। याद रखना, जो 70s में जो एक्ट पास करने शुरू करे थे ब्रिटिश काउंसिल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे, उन एक्ट्स ने क्या करा था, पावर सेंट्रलाइज करना शुरू करा था। और 1835-36, ठीक है, 1835 था शायद, हाँ ठीक, 1835-36 मैं भूल रहा हूँ, आई एम सॉरी। 1335-36 पे जो आखिरी रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसने सारी पावर सेंट्रलाइज कर दी थी जीजी के हाथ में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। उसके कारण हमारा क्या हुआ था हमें पता है, 1857 रिवोल्ट। बहुत बड़ा रीजन था कि वहां के गवर्नर्स के पास पावर नहीं थे, तो बहुत रीजंस थे, बहुत ज्यादा आक्रोश था, थे रीजंस। तो उसके बाद क्या करा, डिसेंट्रलाइजेशन शुरू करा, कि मतलब पावर बांटना शुरू करा। तो 1870 में जो एक्ट आया उसने क्या करा, फाइनेंसिस को बाइफर्केट कर दिया कि सेंटर का अपना, प्रोविंस का अपना, ये ट्रू है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर करा गया कुछ सर्विसेज के लिए, ट्रू। इट वाज अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, देखो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन नाम नाम के लिए, लीपा पोथी के लिए करा गया था। इट फोकस ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ प्रोविंस, जब फाइनेंस की पावर दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो कोशिश तो कर रहे हो ना, भले ही कागज पे करा। तो इसका आंसर क्या है, डी, 1 2 3 4। और ऐसे यही बीपीएससी ने आपका आंसर दिया है। ठीक, नेक्स्ट है नीति सार, एक अर्ली बुक थी पॉलिटिक्स पे। और नीति सार, नीति सार, जब भी इंग्लिश में लास्ट में आ लिखा जाता है तो नहीं पढ़ते, नीति सार, जैसे रामा या राम लिखा ऐसे जाएगा, ठीक है। तो नीति सार एक पॉलिटिक्स पे बुक थी, वो किसने लिखी थी, कमंडका ने लिखी थी। आप याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर काटना होता तो चरक काट देता, मेडिसिन वाला। कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसकी अगर इसकी कोई और फेमस बुक होती वो पता होनी चाहिए थी या पता होती। तो तुक्का, बेस्ट एजुकेटेड तुक्का यही है, कमंडका। नेक्स्ट है आलमगिरी, फुटाहट ए आलमगिरी वॉज रिटन बाय ईश्वर दास नागर। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, पता हो तो लिख दोगे, नहीं पता तो ट्राई नेक्स्ट टाइम। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन ruler of Sri Lanka sent a missionary, which was the following Gupta king, for the permission to build Buddhist temple at Gaya.
तो मेघवर्मन जो श्रीलंका का रूलर था, उसने कुछ मिशनरीज भेजे गुप्ता के कोर्ट में और बोला कि वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना चाहते हैं गया में। तो उस टाइम पे रेन किसका था? उस टाइम पे रेन था समुद्र गुप्ता का। किसका रेन था? समुद्र गुप्ता का। उन्होंने परमिशन दी थी, जो महाबोधि टेम्पल बना उन्हीं के उस पर बना। व्हेन वाज द फर्स्ट सेपरेटेड, ओ सॉरी, बिहार को कब सेपरेट करा गया बंगाल प्रेसिडेंसी से? पता होना चाहिए। 1912 1911 में बंगाल पार्टीशन एनल कर दिया गया। तो जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को जो अलग करा जा रहा था, उनको एक कर दिया गया, लेकिन बिहार, झारखंड, इधर से उड़ीसा, इसको हटा लिया गया बंगाल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज भी अलग थे और वो नीड्स भी अलग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय द सरफेस एरिया। जो लेक विक्टोरिया है वो तीसरा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है दुनिया का सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक, इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, bordered by the four countries Tanzania, Uganda, Rwanda, Kenya. Only outflow from the Lake Victoria is Nile River, which exists the lake near the Jinja, Uganda. देखो, इसके लिए तो आपको चाहिए अच्छी ज्योग्राफी की नॉलेज, नो डाउट। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं। पहली बात हमें नोटिस करनी है, क्या बोला इसने? गलत बताओ, सही मत बताना। ठीक है, पहला, लेक विक्टोरिया थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड का बाय सरफेस एरिया, मतलब फैले हुए पे, डाउट। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, ये ट्रू है। इट इज बॉर्डर्ड बाय द फोर कंट्रीज तंजानिया, युगांडा, रवांडा। पहले एक बार दूसरा मिलाना, दूसरा काटने दो ताकि कुछ तो चैन मिले। ठीक है, इनमें से एक भी काट दे, हमारा आंसर आ जाएगा। द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम द लेक विक्टोरिया इज द नाइल रिवर विच एग्जिट्स द लेक नियर द जिंजा, युगांडा। ना, गलत, सॉरी, सही है और ये गलत है। 4 से ज्यादा से बॉर्डर करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीट वेव। अब हीट वेव लास्ट ईयर आया था और हीट वेव को कुछ वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, उन्होंने हीट वेव को थ्रेट घोषित करा था, इसलिए ये आपका न्यूज में भी था, रेलेवेंट भी था, इसलिए इसका क्वेश्चन भी आया है। इज कंसीडर्ड, अब इसमें पहले देख लेते हैं, हीट वेव के बारे में पूछा है, करेक्ट पूछा, क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ द मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज एट लीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर द प्लेन। हीट वेव जब होगा जब टेंपरेचर 30 के ऊपर होगा। दिल्ली में तो फिर पूरी जिंदगी हीट वेव चल रही है, गलत। दूसरा, हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ द मैक्सिमम टेंपरेचर, मैक्सिमम वर्ड्स पे जाना, ऑफ अ स्टेशन रीच एट लीस्ट 40 डिग्री और मोर फॉर द हिली रीजन। गलत जवाब। देखो, ऐसा है, प्लेन में जब 40 डिग्री सेल्सियस के पार भागेगा ना मैक्सिमम टेम्परेचर, तब हीट वेव है, और हिली रीजन में जब 30 डिग्री के पार जाएगा तब हीट वेव है। ओके, चलिए, तो आंसर हमारा डी। मैच लिस्ट 1 एंड 2, यहाँ पे एक्सप्लोरर के नाम बोल रखे हैं और वो उसका बर्थ प्लेस क्या है भैया नहीं पता, लेकिन ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक का बता सकते हैं हम, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्योंकि एक इसका भाई इंडिया पहुंचा था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? इटली। तो ए का थर्ड, जेकस कार्टियर, ये फ्रांस के थे। सर फ्रांसिस ड्रेक, ये यूनाइटेड किंगडम के थे। चलो ये तो हम तुक्का मार सकते हैं, सर फर तो हमेशा यूके से रिलेटेड है। और फेर्डिनेंड मैगेलन, ये हमारे पोर्चुगल के थे, तो हमारा आंसर हो गया ए। जो एमिरेट्स हैं, यूएई, वो क्या क्या मिला के यूएई है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो अरब के कंट्री वो है, राज्य है, वो मिलके यूएई बनाते हैं। तो इस एमिरेट्स में कौन कौन सी जगह आती है? देखो, अबू धाबी आती है, दुबई आती है, शारजा, अजमान, उम अल क्वेन, फुजरह और रस खलीमा। ओके, नेक्स्ट है, द रिवर सुबर्नेखा ओरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। जो रिवर सुबर्नेखा है आपकी, वो किस विलेज के पास से निकलता है? तो आंसर है नगरी विलेज। सुबर्नेखा रिवर के बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा मैप खोल लेना सीखिए। अभी आपने सुबर्नेखा देखा है तो इसका एक बार ओरिजिन चेक कर लीजिए और कमेंट में
लिख दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार? बिहार में इनमें से कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है? वाल्मीकि है। दुधवा कहाँ का? यूपी का। गजनेर नहीं है। भीमबंद है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंगेटिक डॉल्फिन इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। नेशनल वाटर रिवर एनिमल ऑफ इंडिया, रिवराइन एनिमल ऑफ द इंडिया। तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हैज बीन कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड और IUCN रेड लिस्ट। ट्रू। डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। जी, अंधी होती है ये, फ्रीक्वेंसीज या सोनिक वेव्स के थ्रू, अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। नेविगेशन और हंटिंग इकोलोकेशन से होता है। हाँ, इकोलोकेशन क्या होता है? यहाँ से आवाज गई, इसने आवाज रिलीज करा, यहाँ पे इसका प्रे था, छोटी मछली, तो जैसे ही प्रे से आवाज टकराई तो वापस वो आवाज इधर जाएगी और इसके कान में पहुंचेगी, तो ये इंटरप्रेट कर लेगा कि कितनी दूर कितने क्या, और पता चल जाएगा इसको। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ट्रू। आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर गंडक का दूसरा नाम। रिवर गंडक का दूसरा नाम, रिवर गंडक का दूसरा नाम है नारायणी। ठीक है। नेक्स्ट, गोल्ड किस में फाइंड करता है? ये न्यूज में था। नीतीश सरकार ने शायद परमिशन देने की सोच रही है, दे दी है गोल्ड माइनिंग के लिए। जमुई डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है त्रिवेणी कैनाल। त्रिवेणी कैनाल कहाँ है? बॉर्डर। हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? त्रिवेणी कैनाल गंडक रिवर के उस पर बनाया गया। नेक्स्ट, rich placer deposit of gold are found on the Ghana coast and the gold bearing veins are found in Brazil. At the reason is at the some point of the time these continents were joined together along the Atlantic coast. अब ये देखो, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक कौन सी वो है एक्सप्लेनेशन है कि आपका जो टेक्टोनिक थ्योरी थी वैगनर की, वो क्यों, सॉरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की एक एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा, और तो इसका बोथ ए एंड बी ट्रू है। अगर नहीं पढ़ा प्लीज रीड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, स्पेलिंग गलत हो ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट, बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द फॉलोइंग रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन। रॉक सिस्टम बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट टॉपिक है, प्लीज याद करिए इसको। ठीक है। धरावर रॉक्स, धरावर रॉक्स क्या होते हैं? ये ओल्ड आर्चियन रॉक सिस्टम के पार्ट हैं। तो ए का 3, ए का 3। विंध्यन रॉक्स, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट एंड द शेल्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। क्वाटरनरी रॉक, आपने क्वाटरनरी विंध्यन रॉक्स पढ़े हुए हैं, नॉर्मल पढ़े हैं तब भी पढ़े हुए हैं, कॉल फॉर्मेशन तो पढ़ी है ना, तब भी पढ़े हुए हैं, पेनिनसुला इंडिया पढ़ा होगा तब भी पढ़ा होगा। तो ये मत मान लेना ये सब बिहार की बात है, पूरा इंडिया की बात हो रही है। जो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है वो क्रिएट होता है बाय रैपिड डिपॉजिट ऑफ द एल्यूमिनियम बाय हिमालय एंड द पेनिनसुला रिवर। और डी बच गया। टर्शरी रॉक कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। आंसर हो गया 1। which one of the following is the world's richest region from the marine biodiversity perspective, comprising 21 island with estuaries, beaches, forests of the near shore environment, sea grasses, corals, short marshes and mangroves। ये गल्फ ऑफ मन्नार की बात हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लोकल टाइम? ओह अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। What is the local time of the Thimphu, Bhutan, located at the 90° east when at the Greenwich 12 noon? आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री एक आवर बनाता है। हर 15 डिग्री एक आवर बनाता है। ठीक है, 15 6 90, 6 घंटे का फर्क है। दोपहर के 12 प्लस 6 घंटे कितने हो गए? शाम के 6 बज गए। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेचुरल गैस इज फाउंड इन द धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन, और ये किस लिए फेमस है, ठीक है। मिका इज फाउंड इन कोडरमा, कुदाव सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड, पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन अरावल। आप कुछ काट सकते हैं क्या प्लीज, हाँ ये तो कटेगा, ठीक। कुदाव सीरीज की डायमंड नहीं मिलती है, जो नेचुरल गैस धरवर रॉक फॉर्मेशन में नहीं मिलते हैं, वेरियस रीजन पोरस एक्सेट्रा। जो मिका है कोडरमा में फाउंड होता है। कितने लैटिट्यूड हैं ग्लोब पे 1 डिग्री इंटरवल पर, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, दो टाइप के होते हैं, याद रखिएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड याद रखना जरूरी है, अगर याद नहीं रखेंगे तो फालतू के नंबर कटेंगे। तो इसका आंसर है 179, 179 बेसिक क्वेश्चन है। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंटरसेक्ट, किस प्लेट्यू पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक दूसरे को काटता है। आंसर है बघेलखंड, आंसर है बघेलखंड। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री। एक्चुअली ये क्वेश्चन सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन था। अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता होगा, अगर आपने डिस्प्यूट पढ़ा था, यहां तक कि क्या कहते हैं जो वहां पे नेशनल पार्क है उसके बारे में पढ़ा था, तो आप आइडिया लगा सकते थे, और नहीं तो प्लीज बेटर छोड़ना, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है, उत्तरकाशी है, चमोली है, अल्मोड़ा नहीं है, अल्मोड़ा नहीं है। वेयर डज द एलिनो करंट फ्लो, जो एलिनो सुना है ना, सुना होगा भाई, बहुत फेमस क्वेश्चन है। जो एलिनो कहां पे बहता है, ये पैसिफिक ओशन की करंट है, पेरू के पास से बहता है, ये गर्म और ये ठंडा है। इंडिया में इसके कारण से बारिश कम हो जाती है, और इसकी वो है ला नीना, और ला नीना के कारण आपकी इंडिया में बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कलीजियम सिस्टम। कलीजियम क्या है, हम हमारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट की है, वहां पे कॉन्सेप्ट है अंकल जजेस की। आपने सुना हो ना, ताऊ चाचा के बेटे सबके नौकरी लगाएगा मैं, तो ये कलीजियम सिस्टम वैसा ही है। ऐसा माना जाता है कि हमारी जुडिशरी मोस्टली इंटर रिलेटेड है, मतलब कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का भतीजा है, सिंपल। तो कलीजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या पूछा गया कलीजियम सिस्टम में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द सुप्रीम कोर्ट कलीजियम इज अ 5-member body which is headed by the chief justice of India, compromises 4 other judges, senior most judges of the court। ठीक है, ट्रू, 1+4 का कॉन्फ़िगरेशन है। द पार्लियामेंट बाय लॉ हैज इवॉल्व द कलीजियम सिस्टम, फॉल्स। कलीजियम सिस्टम आया था 3 जज केस से, 3 जज केस, 3 केसेस हुए थे, उनके बेस पे कलीजियम सिस्टम आया और इवॉल्व हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कलीजियम सिस्टम। ट्रू, याद रखना, अपॉइंट करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन मस्ट है कि कलीजियम से ही आएगी। अब यहाँ पे वर्ड में डिस्प्यूट हो सकता है, बट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है, द कलीजियम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1993 बाय जस्टिस पीएन भगवती इन द लैंडमार्क फर्स्ट जज केस। एक्चुअली गलत है, सेकंड जज केस था। फर्स्ट जज केस में अगर मैं उसकी इन शॉर्ट बताऊं, फर्स्ट जज केस में ये बोल दिया गया था ये जुडिशरी इज अंडर एग्जीक्यूटिव, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत लंबी कहानी थी, ठीक है। अभी अभी हमारे पास टाइम, जिस दिन टाइम होगा एक बार बैठ के सही से चर्चा मारेंगे इस पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो इनमें से क्या डाला गया था। पहला, एक मिनट, ऑप्शन वाला है ना, हाँ देखिए, लास्ट में आने का यही फायदा है, हमें बताना है इनकरेक्ट, हमें बताना इनकरेक्ट। पूछा इनकरेक्ट, हम करेक्ट करके आ जाए, हमारा तो हो गया पोपट। पहला, इट एडेड 3 वर्ड्स इन प्रेम्बल, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रेटेड। ट्रू, तो पहला है हमारे ऑप्शन में, फर्स्ट नहीं होना चाहिए है। नेक्स्ट, इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द
कॉन्स्टिट्यूशन कितने फंडामेंटल ड्यूटीज डली थी? 10 डली थी, तो ये फॉल्स है, तो दूसरा होना चाहिए। खत्म, नहीं पढ़ रहा बाकी क्योंकि गलत स्टेटमेंट थी। सॉरी, सही स्टेटमेंट था। हाँ, oh, it granted the powers to the president in consultation with the election commission to disqualify the members of the state legislature। इसने प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन से, और यहाँ पे कंसल्टेशन मस्ट है, कि वो स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब आर। क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब बनने के लिए? व्हाट आर द क्राइटेरियाज? सबसे छोटी भाषा में बोली जाए तो पहला, प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, ट्रू। एक डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, ट्रू। शाइनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, उसकी पूरी कम्युनिटी मतलब मोर देन 60% ऑफ देयर कम्युनिटी डू नॉट वांट टू गेट इन टच विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ट्रू। बैकवर्डनेस एंड द जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ट्रू। ऑल ऑफ द above. From which country Indian Constitution has taken reference for the idea of fundamental rights? आप ये देख पा रहे हैं ना, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे कि कहां से लिया गया। डीपीएसपी का क्वेश्चन आ गया था आयरलैंड का, अब फंडामेंटल राइट्स का भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बेसिक्स बहुत जरूरी है, आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एक बार में नहीं हो रहा, 4 बार पढ़िए। इसका आंसर क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 17, द अथॉरिटीज टू, कौन सी अथॉरिटी है जो नंबर ऑफ जज को डिसाइड करेगी? हाई कोर्ट। सॉरी मैं पढ़ देता हूँ। द अथॉरिटीज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। कितने जजेस रहेंगे कहां पे? हाई कोर्ट में। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, कि पार्लियामेंट के पास? देखो पार्लियामेंट मत मानना, प्राइम मिनिस्टर के पास होता नहीं है, इसे काट देते हैं। चीफ मिनिस्टर नहीं, तो ये था पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या हमारा? प्रेस। आंसर क्या हमारा? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है नंबर बढ़ाना। 5th शेड्यूल, आपको ये बात पता है ना, हाई कोर्ट जजेस की सैलरीज कहां से आती है? स्टेट से। पेंशन कहां से आता है? सेंटर से, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। 5th शेड्यूल deals with the governance and the protection of interest of which of the following group of people। आपको 5th और 6th शेड्यूल पता हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं आंसर, शेड्यूल ट्राइब। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्ट्राइन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि जो डॉक्ट्राइन है बेसिक दिया था, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? तो आंसर है केशवानंद भारती केस। देखो दो बात है, सबसे पहले दिया किस में था, मतलब जन्म कब हुआ था बेसिक बीएसडी का, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का? केशवानंद भारती केस में। और मैच्योर कब हुआ था? मिनर्वा मिल केस में। ठीक है, याद रखिए ये बात। पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाइए उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, पहला सीपीआई मार्क्सिस्ट, नहीं पता, आई एम सॉरी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये पता है मुझे, एम एन रॉय 1925, एम एन रॉय 1925। बी से हमें क्या मिलेगा? बी से थर्ड है ना, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मुझे आंसर ही मिल गया, एम एन रॉय जिंदाबाद। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी कब बनी? बहुजन समाज पार्टी बनी 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना 1998 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में। अंडर विच ऑफ द which article the speaker can allow any member of the house to speak in his or her mother tongue? आर्टिकल 110। देखो काटना शुरू करेंगे। आर्टिकल 110 क्या था? मनी बिल है हमारा। 112 लिखो कमेंट में, ये गया तो ये तो गया। 122, 120। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आरबीआई इंक्लूड, बेसिक क्वेश्चन है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है आरबीआई के उसमें क्या क्या आता है? पहली चीज फॉरेन करेंसी एसेट, ट्रू। गोल्ड, ट्रू। एसडीआर किससे रिलेटेड है? आईएमएफ, ट्रू। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, आईएमएफ, ट्रू।
ये सारी चीजें आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाती है। कंसिडर द फॉलोइंग रूल स्टेटमेंट अबाउट द रूल्स ऑफ ऑरिजिन। जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन हमने चाइना को कर्व करने के लिए बनाया था, कोई भी चाइनीज क्या करता था, चाइना से इंपोर्ट कर दिया, क्योंकि हमने डायरेक्ट एंट्री से मना कर दिया था, श्रीलंका कर दिया, श्रीलंका में बैठे हुए को 1 रुपए दिया और सारा का सारा माल कूड़े के भाव इंडिया में भेज दिया, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचेंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बैंड बच जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रूल आया कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है ये पता होना चाहिए, और एक रूल्स ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग इसे रूल्स ऑफ ओरिजिन का टैग तभी मिलेगा, भले ही तुम ऐसा मना नहीं करा है कि तुम चाइना से श्रीलंका लाओ फिर श्रीलंका से इंडिया नहीं ला सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसे हम चाइना का ही मानेंगे, श्रीलंका का जब मानेंगे जब कुछ परसेंट काम श्रीलंका में हुआ हो, मतलब वैल्यू एडिशन श्रीलंका में हुई हो। रूल्स ऑफ ओरिजिन आर द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन द नेशनल सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ट्रू। रूल्स ऑफ ओरिजिन हेल्प द कस्टम एजेंसी टू नो व्हाट रेगुलेशन एंड फीस अप्लाई टू गिवन प्रोडक्ट। ट्रू। कहां से आया, कुछ को हमने प्रेफरेंस दे रखी है, कुछ को हमने प्रेफरेंस नहीं दे रखी है। These are used for the purpose of trade statistics. True. Their importance is derived from the fact that duties and the restriction in the several cases depend on the source of import. दोनों बात सेम ही लिखी है कि बहुत सारे केसेस में कितना टैक्स लगेगा वो डिपेंड करता है कहां से आया है। तो आंसर क्या होगा आपका डी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, it is the probability of dying between birth and exactly 1 year age expressed by 10,000 lives. Actually it is 1,000 lives. तो गलत हो गया, पहला काटो, दूसरा तीसरा ठीक है। अगर जल्दी भागना हो तो मैं चौथे पे भाग सकता हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द ईयर 1950 वाज 189.6। देखो बहुत बेसिक, और एक्चुअली तीनों में दे रखा है तो नहीं। इन द ईयर 2019 द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 30। ये फैक्ट हम याद कर सकते हैं। As per the sample registration system, Registrar General of India, the state with the highest infant mortality rate in the year 2019 was Uttar Pradesh. Actually गलत है ये, कोई और स्टेट या बिहार ही था। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया हमारा ओनली 2 and 3। ओनली 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज एक्सप्लेन्ड इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ अ प्रोसेस विच एनेबल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं एज प्रोसेस के, जो क्या करता है, पहला अनेबल इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। ठीक है, आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन प्लस एजुकेशन, ह्यूमन को एजुकेशन दे दो वो कैपिटल बन जाएगा, अब वो आपके लिए डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या करेगा, और ज्यादा कैपिटल इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज द नॉलेज। नेक्स्ट, increase the skill level. Next, increase the knowledge, skill level and capacity of the people of the country. True. Only 4। नॉलेज भी लेगा, स्किल भी लेगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा। ये दोनों इसमें आ गए तो दोनों को उड़ा दो, 2 बार क्यों लिखूंगा। चौथा किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब बोलोगे सर 3 4 भी तो लिख सकते थे, पर 3 में तो भाई सेम बात लिखी हुई है ना। अब भाई पेपर सेट करने वाले माइंड सेट को नहीं पता, लेकिन सेम बात लिखी है, मैं दोबारा रिपीट क्यों करूंगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट 4th है। नेक्स्ट, consider the following statement regarding the insolvency and the bankruptcy code. Bankruptcy refer to the financial state in which an individual or entity is unable to pay off their debt as they become due. पहला में इसने क्या बोला, करेक्ट ही पूछा है ना, ठीक। तो बोल रहा है बैंक्रप्सी एक फाइनेंशियल स्टेट है एक इंडिविजुअल या एंटिटी की जो अपना कर्जा नहीं चुका पाते जब वो ड्यू हो जाता है। ओके ठीक है, तो देखते हैं। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी रिफर टू अ लीगल प्रोसेस वेयर द असेट ऑफ द डेटर्स आर लिक्विडेटेड और रीऑर्गेनाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स। बैंक्रप्सी इज अ स्टेट इन वेयर इंसॉल्वेंसी इज द कंक्लूजन। जो बैंक्रप्सी स्टेट है और आपका इंसॉल्वेंसी क्या है, कंक्लूजन है। इंसॉल्वेंसी आपका कंक्लूजन है। द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी बोर्ड इज of India is the regulatory body responsible for overseeing and bankruptcy proceeding. अब देखो,
इंसॉल्वेंसी क्या होता है? एक फाइनेंशियल स्टेट होता है जब आप पे ना कर पाओ। दूसरा बैंकरप्सी, एक लीगल प्रोसीडिंग है जिसमें आपके एसेट बेचे जाएंगे क्योंकि आप बैंकरप्ट हो चुके हो। इंस्टॉलमेंट का मतलब आप पैसे नहीं चुका सकते हो। तो बस इसकी डेफिनेशन चेंज की गई थी, ठीक है। इसका भी जस्ट उल्टा हो जाएगा। बैंकरप्सी एक कंक्लूजन है, इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया ओनली 4। तो देखो कुछ डेफिनेशंस आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अभी अभी क्या, अभी आपके 10 एग्जाम और भी आगे हैं, तो आईबी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे और आईबीसी को अच्छे से कर लीजिए। इन विच ईयर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड? कब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा गया था? 1956। सेकंड वो कह लो एफआईपी फाइनेंशियल प्लानिंग। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएलआई स्कीम, पीएलआई स्कीम और क्या पूछा हमसे? इनकरेक्ट। पहला, scheme offer a production linked incentive to boost domestic manufacturing and attract large investment in mobile phone manufacturing and specified electronic component। true। पहला काट दो, पहला काटा। नेक्स्ट एक मिनट, दूसरा है, दूसरा गलत ही है। तीसरे चौथे में देखते हैं। द स्कीम shall extend average incentive of around 8% on net incremental sales over base years of the good manufactured in India and covered under the target segment to eligible companies for the period of 6 years। The target segment under PLI laptop, tablet, all-in-one PC, server, ultra small factors, ये ट्रू है। आंसर क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व आपने सुना होगा, और इसने क्या बोला है हमें? इनकरेक्ट। क्या बोला इसने हमें? इनकरेक्ट। याद रखिए। पहला, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, वही था ना स्वामित्व। पहला काट दो। तो सॉरी इनकरेक्ट है ना, तो जहां पे पहला नहीं है वो काट दो। नेक्स्ट, दिस स्कीम used to create geopositioning infrastructure like CORS network to benchmark the location and provide 5 centimeter level accuracy। true। दूसरा ठीक ही है। कोर्स मीन क्रॉस origin resource sharing, false। The scheme is a reformative step toward the establishment of the clear ownership of property in rural inhabited areas by mapping of land parcels using drone technologies। sorry false। तो इसका आंसर क्या हुआ? inhabited। Which of the following are the consequences of invoking Article 360 Declaration of Financial Emergency? पर हमारे पास 352, 56, 360 में हमारी 3 टाइप की इमरजेंसीज लिखी हुई है, ठीक है। एक और है 65 जिसमें स्टे 356 कैसे लगाना है वो लिखा हुआ है, तो 3 ही याद रखें। प्रेसिडेंट में ऑर्डर स्टेट टू रिड्यूस द सैलरीज अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयज सर्विंग इन कनेक्शन विद स्टेट। बिल्कुल, फाइनेंशियल इमरजेंसी में आप जजेस के भी कम कर लो भाई, इतनी पावर। मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक बात बताओ, फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रहा है, आपको सलाह लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए ना। ये कह रहा है कि जो स्टेट के मनी बिल और दूसरे फाइनेंशियल बिल है इमरजेंसी के दौरान, वो प्रेसिडेंट के कंसिडर के लिए जरूरी नहीं है। गलत। दूसरा डन, पढ़ें क्या? द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरी अलाउंस ऑफ all or any class of employees serving in the connection with the affairs of union including judges, supreme court और high court। आपको बता दिया। money bills or other financial bill are to be reserved for the consideration of president after they passed by the legislature of state। अब देखो, दूसरा और चौथा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब एक ठीक है दूसरा गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 120। which of the following factors could be potentially contribute to the stagflation? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन,
स्टैगफ्लेशन, रीइन्फ्लेशन, इन सब की डेफिनेशन पढ़ी है। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन स्टैगफ्लेशन करवा सकता है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक, पहला, हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ट्रू। स्टैग का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट, रुक गया है। और इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन हो गया है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ग्रोथ हो गया। ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे होता है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने के कारण। डिक्लाइन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, द स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रू। डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड द कंज्यूमर स्पेंडिंग। ट्रू। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू द रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट। ट्रू। आंसर क्या हमारा? एज पर इकोनॉमिक सर्वे इन 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ एफडीआई इन इंडिया। इनमें से कौन सा एफडीआई का ट्रेंड बता रहा है? इट हैज डिक्रीज ड्यू टू लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। एफडीआई बढ़ा है कि घटा है? और हमें करेक्ट ही बताना है। एफडीआई बढ़ा है घटा है? बढ़ा है, काट दो इसको, जहां पहला है काटो। इट हैज इंक्रीज कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल, काटो इसको। अभी तक हम 2090 के लेवल के ऊपर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 2019 जो 2020 में हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। दूसरा भी कटेगा, आंसर क्या बचेगा? हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको चारों ही ऑप्शन पे जाना पड़े। अगर शुरुआत में ही आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड है। देखो, बिहार की पॉपुलेशन कितनी है एग्जैक्ट पूछी गई है, और गया डिस्ट्रिक्ट की पूछी गई है। ये क्वेश्चन काट दिया गया है, डिलीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 123। Which of the following statement about the non-plan expenditure of the central government is correct? इनमें से जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट। ट्रू। एक्सपेंडिचर इज ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नहीं। मोस्टली तो पता नहीं फालतू ही करती रहती है जो केंद्र सरकार पैसा। एग्रीकल्चर पे करती है, नहीं। जो मोस्टली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है वो दूसरों के या कर्जों पे इंटरेस्ट पे करने के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। इनमें से कौन सा सही नहीं है ग्लोबलाइजेशन और उसके इंपैक्ट इंडिया पर? पहला, इट हैज नॉट ट्रू बोला है, ट्रू मत ले लेना। इट हैज एक्सपेंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ग्लोबलाइजेशन ने ट्रेड और सर्विसेज को एक्सपेंड करा है, ट्रू है, हमें फर्स्ट चाहिए। इट हैज लेड टू अ लार्जर फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी ट्रू है, हमें क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड ग्रेटर देन इंक्रीज इन इंपोर्ट, ऐसा हुआ है क्या? वी हाँ, हम इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या? अभी नहीं कर रहे, तो ये फॉल्स है और यही हमारा आंसर है। Consider the following statement about the latest development in the union government finances. लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, इसको कंसिडर देखिए और कौन कौन से सही है हमें बताइए। द फिस्कल डेफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैड 9.2% जीडीपी ड्यूरिंग पैंडेमिक फाइनेंशियल ईयर 21। ट्रू। बेसिक डाटा है, ये कुछ डाटा आपको याद करने पड़े। फिस्कल डेफिसिट हैज मॉडरेट टू 7.7। फॉल्स। The revenue collection over the last 2 years has gone down. रेवेन्यू कलेक्शन हमारे गिर गए थे। फॉल्स। कंटिन्यूस नहीं गिरे, इतना बड़े भी गए थे हमारे, क्योंकि आप देख सकते हो 2020 का जो ईयर था तो बहुत ज्यादा ही लो था। 2021 में भले ही आधा साल कुछ मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम खुला, इंक्रीज ही रहा था। आंसर क्या हमारा? 126। Which of the following were the reasons for the failure of revolt 1857? फेलियर्स के रीजन क्या क्या थे आपके पास? मिलिट्री सुपीरियरिटी ब्रिटिश की, ट्रू। जो हमारे इधर से आए थे वो टुकड़ियां थी ना, उनके पास सस्टेनेबल हथियार थे ना लीडरशिप थी। रेबल डिड नॉट हैव यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, बिल्कुल सही। कोई किसी बात के लिए खड़ा हुआ है, कोई किसी बात के लिए खड़ा हुआ है। देयर वाज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाँ जो सिंधियाज थे, गुरखास थे, सिख्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। तो ऑल ऑफ द द कुक फ्रॉम द बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1970। महात्मा गांधी को चंपारण के दौरान मारा जाने वाला था, तो वहां एक बावर्ची ने महात्मा गांधी को बचाया था, तो उस बावर्ची का नाम बताओ। बट्टक मियां।
बख्शत मूवमेंट जो बिहार में हुई थी 1937 1938 में, उसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? बिल्कुल बिहार स्पेसिफिक है, लेकिन जिसमें वो लीडर है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। स्वामी सज्जानंद सरस्वती जी थे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा डालो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट। फिर क्या हुआ था? मिंटो मोर्ले। फिर क्या हुआ था? एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, होम रूल मूवमेंट 1915-16। और फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ये वापस आ गया लिटन जी। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ, इस पे तो है। आर्म्स एक्ट भी लाया था ये, स्ट्रेची कमीशन भी लाया था, इल्बर्ट बिल इसका नहीं, तो इसके बाद वाले। विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जिस मर्जी की तैयारी कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए। आंसर है द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इसके भी दो वे थे, इलाहाबाद 1 इलाहाबाद 2। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन पटना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में कब एस्टेब्लिश करी? 1932। हर कोई आपकी जो हेल्प करे पेपर के दौरान आपका दोस्त नहीं है, अपने दिमाग पे भरोसा रखिए और मेहनत करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड द महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज वेपन? अहमदाबाद स्ट्राइक में, जिन्होंने वो करा था। अच्छी कहानी है उसकी भी, किस दिन मौका मिला तो पढ़ते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट in 1942 witnessed the significant contribution from the leaders of Bihar. Which prominent Bihar leader was known as Bihar Kesari and actively participate in the Quit India movement? इनका नाम है श्री कृष्ण सिंह, इन्हें बिहार केसरी बोला जाता है, और इन्होंने पार्टिसिपेट करा था 1935, सॉरी 13135। In the response to the mass agitation of the Champaran movement, the British government took which step to address the issue? क्या स्टेप अपनाए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब गांधी जी ज्यादा ही प्रदर्शन कर गए? सॉरी, नो ऑफेंस। इंस्टीट्यूट द चंपारण एग्रेरियन कमेटी। इतनी सी बात पे नेक्स्ट। अब ये मैचिंग, और ये मैचिंग जो सोशलिस्ट रिफॉर्म की, बहुत अच्छा टॉपिक, छोटा टॉपिक, लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा। सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री इसी के मेंबर थे। नेक्स्ट, तत्वबोधनी, तत्वबोधनी किसका था? देवेंद्रनाथ टैगोर। और लास्ट, अमित्य सभा, राजा राम मोहन रॉय। अम्माबाई, अ वुमेन फ्रीडम फाइटर, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? एक्चुअली ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स थी। और अभी कुछ सालों से हर पेपर का एक ट्रेंड चला है कि जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स होती हैं, फाइटर्स जो 1942 स्पेशली, उनको बहुत पूछा जा रहा है, तो कर लीजिए। Who among the following was not a member of cabinet mission? कौन सा कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था? लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स, एंड्रयू नहीं थे। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट। ये किसने बोला था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाया गया है? जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का प्रेशर कुकर का प्रेशर निकालने के लिए, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई थ्रेट ना हो। ये किसने बोला था? ये बोला था हमारे लाला लाजपत राय ने। 140 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू एफआर पास्ड? कराची सेशन 1931। ओके, इसके बाद हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये 10 क्वेश्चंस आप खुद करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके ये काम आया हो प्लीज अपने फ्रेंड्स को बताइए। देखो, अभी हम जो नेक्स्ट सीरीज कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि पीवाईक्यू स्टेट एग्जाम के
डी ट्रिपल एस बी के और यूपीएससी के हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जीएस आपका स्ट्रांग हो सके। और इसके अलावा मंथली मैगजीन्स हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सपोर्ट अस ताकि हम अपने जो ये इनिशिएटिव हमने शुरू करा है हम इसको पूरा कर सकें। थैंक यू।